से बढ़ाकर बेस इंपोर्ट ड्यूटी को 12.5% कर दिया गया है। और सरचार्ज के बाद अगर इस ड्यूटी को अगर प्रभावी ड्यूटी की बात करें तो ये बढ़कर 15% हो गई है, यानी 2.5% के सरचार्ज के साथ अब कुल ड्यूटी का बोझ 15% हो गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आशीष पेटे साहब हैं, चेयरमैन हैं जेम्स ज्वेलरी काउंसिल के। सर स्वागत है आपका। सर आपका पहला रिएक्शन ड्यूटी बढ़ने का? जी पहला तो थोड़ा सरप्राइज और शॉक का रिएक्शन है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए। हम ये बात भी सरकार की समझ से रुपये पे प्रेशर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रेशर है, लेकिन ये टोटली हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था। ओके सर, तो क्या लग रहा है घरेलू बाजार पे क्या इसका असर होगा? आपको लग रहा है कि दाम बढ़ेंगे और डिमांड पर इसका असर दिखेगा आने वाले समय में? क्योंकि जो प्रभावी ड्यूटी हो तो काफ़ी बढ़ गई है, 4.25% इफेक्ट ड्यूटी का जो इफेक्ट होगा वो दिखेगा। करेक्ट, 4.25% मतलब लगभग 2000 तक प्राइसेस बढ़ सकती है। लेकिन जून जुलाई एज इट इज मार्केट स्लो रहता है, तो शायद थोड़े टाइम के लिए मार्केट डिस्काउंट में चलेगा, लेकिन उसके बाद प्राइसेस में पूरा 2000 रुपए का डिफरेंस आ सकता है। और प्राइस सडनली 2000 से स्पाइक होने से आगे चल के सीजन में शायद डोमेस्टिक डिमांड पे उसका इफेक्ट आ सकता है। और दूसरा पॉइंट है कि जो एक्सपोर्टर्स बहुत बार जो करते हैं उनको भी ये इश्यू रहता है कि पहले वो ड्यूटी भर दे, बाद में उनको ड्यूटी रिफंड आता है, तो उनका भी वर्किंग कैपिटल थोड़ा उसमें ज्यादा जैम हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है। और जो ग्रे मार्केट से सोना आता है उसमें डिफरेंस पड़ सकता है और वो शायद उसको इंक्रीमेंट हो सकता है, बट दैट इज अ डिफरेंट मैटर, जिससे शायद मार्केट थोड़ा खराब भी हो सकता है। ओके सर, अब कुल टैक्स का जो बोझ है जीएसटी के साथ 15% प्लस 3% का जीएसटी, यानी टोटल बोझ 18.45 के आसपास जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। तो क्या सर इसका क्या असर होगा एसोसिएशन की तरफ से? क्या सरकार से आप जीएसटी वगैरह में कुछ राहत की या कुछ अलग तरीके के टैक्स स्ट्रक्चर की बात करने वाले आप लोग? हमने कुछ महीनों पहले ही जीएसटी काउंसिल और मिनिस्टर को ये रिक्वेस्ट की थी कि 3% से जीएसटी घटाया जाए, क्योंकि इससे हाई वैल्यू आइटम आज अगर हम 50,000 का भाव गिनते हैं और 18.5% टैक्स इंसिडेंस गिनते हैं, तो 10 के पीछे लगभग 9 से 9,500 रुपए का टैक्स इंसिडेंस आता है, विच इज वेरी हाई। उससे डिमांड पे भी इफेक्ट हो सकता है और अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स को भी इसका फायदा हो सकता है। So definitely we will talk with the government, represent our concerns, और hoping that some resolution can be. Okay. सर हमारे साथ अमित सजेजा भी हैं मोतीलाल ओसवाल से, और ओरिगोई मंडी से तरुण जी हैं। तरुण जी, भाव में जो जिस तरह की तेजी आई है, अमित जी सबसे पहले आप बताइए, क्या आने वाले समय में MCX में और 700-800 रुपये का गेन यहाँ से दिख सकता है क्या? जी नमस्कार यशोमन जी। देखिए डेफिनेटली की तो 52,200 के करीब की पैरिटी दिखा रहे हैं, तो उस हिसाब से यस एडजस्टमेंट हो सकती है। हमने सुबह भी एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन देखा था, जहां भाव सिर्फ 1% ऊपर थे, उसके बाद एडजस्टमेंट आ गई थी। तो मेरा मानना है कि प्योरली ऑन एन एडजस्टमेंट बेसिस 52,000 से 52,200 की पैरिटी आ सकती है। हालांकि इंटरनेशनली अगर आप ट्रेंड देखें तो डाउन है, तो ज्यादा टिकाऊ शायद नहीं हो सकता है कि हम 52,200 से दोबारा प्राइजेस को स्लिप होता हुआ देखें। और अमित जी, चांदी में भी अच्छी तेजी दिख रही है, इंटरनेशनल मार्केट में तो चांदी काफी कमजोर है, क्या वजह है चांदी की घरेलू बाजार में इस तेजी की? जी देखिए जनरली गोल्ड और सिल्वर के ऊपर दोनों में जो इंपोर्ट ड्यूटी हाइक होती है वो जनरली साथ में आती है, तो शुरुआत में बाजार वो डिस्काउंट कर रहा था, ऐसा समझ आ रहा है। लेकिन फिलहाल क्योंकि सिल्वर पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि जो प्रीमियम बिल्ड हुआ था धीरे धीरे अभी मेल्ट हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी $20 के नीचे चांदी फिसल रही है। तो फिलहाल सिल्वर पे जो है मुझे लगता है कि आने वाले सेशन में नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि चांदी में जो तेजी है वो ज्यादा टिकाऊ नहीं होगी। ओके पेटे साहब, आपको क्या लगता है, क्या चांदी को लेकर भी आगे इस तरह के नोटिफिकेशन आ सकते हैं क्या? ये थोड़ा मार्केट में अभी चांदी के बारे में कंफ्यूजन है, क्योंकि गवर्नमेंट गोल्ड पे जो सोशल सेस था उस पर छूट दी है, लेकिन सिल्वर के मामले में द नोटिफिकेशन इज साइलेंट, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन अभी जो दूसरे मेहमान ने कहा, मैं भी मानता हूँ कि थोड़ा सिल्वर पे प्रेशर आ सकता है। ओके
इस वजह से सिल्वर पे आगे प्रेशर आ सकता है। शुक्रिया पेठे साहब, आपने वक्त निकाला और पूरे इस ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में समझाया कि क्या स्थिति हो सकती है और आगे आप लोगों की तैयारी एसोसिएशन की तरफ से क्या है। चलिए हमारे साथ तरुण सत्संगी जी भी हैं। तरुण जी, क्या लग रहा है इस ड्यूटी का असर? हालांकि अभी पूरा नहीं दिख रहा है, 1200-1300 रुपये की तेजी है। आपको लग रहा है कि आने वाले समय में गोल्ड और मजबूत होगा, 700-800 रुपये यहाँ से और सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से और बढ़ सकते हैं दाम? हाय जी तरुण जी। बढ़ने की वजह से जो तेजी आई है, क्या और अभी ये तेजी बाकी है? शायद आपका ऑडियो म्यूट है सर। आपका ऑडियो म्यूट है। मेरा सवाल ये था कि गोल्ड में जो आज तेजी दिख रही है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की वजह से, क्या ये तेजी और भी बढ़ सकती है यहां से? वीडियो में कुछ दिक्कत है। चलिए अमित जी से बात करते हैं। अमित जी, आप ट्रेडर्स को अब यहाँ पर क्या सलाह देंगे, क्योंकि अचानक से वॉलेटाइल हो गया है, बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होंगे जिन्होंने अपने पोजीशन कैरी किए होंगे, वो फंस गए होंगे। ऐसे ट्रेडर्स के लिए आपकी क्या सलाह होगी, कैसे वो निकले और कैसे अपने लॉस को कम कर सकते हैं जो सेल पोजीशन में बने होंगे? जी बिल्कुल। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड जो है उसका ट्रेंड डाउन है, तो और फिलहाल मुझे लगता है कि $1785 तक जा सकता है। तो जो उछाल हमें इंट्राडे में देखने मिले 52,100 से 200 पर, वहां तक अगर होल्ड रख सकते हैं तो 52,200 के ऊपर का एक स्टॉप रखें, क्योंकि हो सकता है कि सेकेंड हाफ में हमें ये प्रीमियम जो है दोबारा फिसलता हुआ दिखे और दोबारा हमें 51,000 के नीचे आता हुआ दिखे। लेकिन प्योरली मॉर्निंग सेशन के बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि तेजी जारी रहेगी और हम यहाँ से 600 से 700 रुपये और प्रीमियम जो है बिल्डअप होता हुआ देखेंगे। यदि चांदी में शॉर्ट पोजीशंस हैं तो वो मेंटेन रख सकते हैं 59,800 से 60,000 के स्टॉप लॉस के साथ, और डाउनसाइड में ऐसा मेरा मानना है कि 58,200 तक प्राइजेस जो है वो फिसल सकती हैं। अब अगर नई किसी को पोजीशन बनानी तो यहाँ से क्या सलाह दे रहे हैं? इस तेजी में किस तरह की पोजीशन बनाए और क्या रणनीति बनाए? क्या फ्यूचर्स या ऑप्शंस के जरिए जाए अमित जी? जी देखिए, प्योरली मोमेंटम ट्रेड की तरह से गोल्ड में 51,500 के करीब बाय कर सकते हैं 51,300 के स्टॉप के साथ। 51,900 से 52,200 के टारगेट होंगे विद अ लिमिटेड अपसाइड। सिल्वर में हालांकि मैं अब भी 7 रैलीज की सलाह देना चाहूंगा। 59,300 से 400 के बीच बिकवाली कर सकते हैं, 60,100 का स्टॉप होगा और डाउनसाइड में 58,400 से 200 के टारगेट हो जाएंगे। तरुण जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड में किस तरह से पोजीशन अब ट्रेडर को बनानी चाहिए? गोल्ड में लग रहा है आपको यहाँ से और तेजी बाकी है? जैसा कि मैं अभी कह रहा था, ड्यूटी का रिएक्शन प्राइजेस के अंदर आ चुका है। कॉमेक्स में ऑलरेडी $1,800 के आसपास गोल्ड चल रहा है और कल से लेकर आज तक हमारे यहाँ काफी अच्छा तेजी आ चुका है। आई थिंक नाउ ऑनवर्ड्स प्राइस जो फॉलो करेंगे कॉमेक्स के प्राइस के रिएक्शन को फॉलो करेंगे। एंड अभी भी वीकर अंडरटोन नजर आता है कॉमेक्स गोल्ड का, जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट हाइक्स की वजह से नेगेटिवली पिटाई हुई है गोल्ड की, वो कंटिन्यू हो रहेगी। 1750 जैसा मैंने कहा था प्राइस देखने को मिल सकते हैं आने वाले डेज के अंदर। इवन $1,700 भी गोल्ड आ सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में आई थिंक 52,500 के ऊपर नहीं जाएगा। करंट मार्केट में भी आई थिंक इफ समवन प्लान टू लाइक प्ले बियरिश देन सर्टेनली कैन गो। मेरे को ऐसा लगता है आने वाले वीक्स टू मंथ्स के अंदर के प्राइसेस 48,000 48,500 तक आएंगे। यानी जो आपका जो व्यू है वो पोजिशनल व्यू है, आप इंट्राडे के लिए मत मान के चलिएगा। सर कितने दिन का व्यू है जो 48,000 का है, ताकि लोगों में क्लैरिटी रहे? तरुण जी। आई थिंक नॉर्मली जुलाई अगस्त लीन पीरियड होते हैं एंड जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स 19.5 इयर्स के हाई पर है एंड जिस तरीके से रिसेशनरी फियर ग्लोबल मार्केट में राउट लेकर आया है, अगर डॉलर इंडेक्स में यहाँ से फर्दर रैली आती है विच इज लाइकली 108 110 तक आ सकता है। तो दैट विल हैपन, सर्टेनली गोल्ड कुड फॉल टू 1750 1700। तो वो जो लगता है, मुझे ऐसा लगता है जुलाई से लेके अगस्त के बीच में अपने डोमेस्टिक मार्केट में लोज लगेंगे। ओके, चलिए अब हमारे साथ ऋषि नथानी साहब हैं, एसपीबी है, बिजनेस डेवलपमेंट हेड हैं एमसीएक्स के। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर बैक टू बैक कमोडिटी मार्केट के लिए कई बड़ी खबरें आ रही हैं। पहले एक तो एफपीआई की एंट्री को मंजूरी सेबी की तरफ से मिल गई, हालांकि फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तब वो एफपीआई के यहाँ पर ट्रेड करना शुरू कर देंगे। इससे एज ए एमसीएक्स
आप लोगों के कारोबार पर कितना असर होगा, कितने वॉल्यूम यहाँ से टर्नओवर बढ़ने की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? नमस्ते विश्वमोहन जी। नमस्ते सर। टर्नओवर का तो अंदाजा देना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब भी एफपीआई आएंगे ये तो निश्चित है कि जैसे जैसे और पार्टिसिपेंट्स आते हैं मार्केट में तो लिक्विडिटी और डेप्थ बढ़ेगी मार्केट में, और जो इम्पैक्ट कॉस्ट है ट्रेडिंग का वो घटेगा। तो उससे क्या है कि जितने भी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं सबके लिए आसानी होगी और ट्रेड करने में कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग रिड्यूस होना चाहिए लिक्विडिटी और डेप्थ बढ़ने के कारण। सर अब मेरा दूसरा सवाल होगा, जिस कमोडिटी में कैश बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में इजाज़त फिलहाल दी गई है, ऑलरेडी ये सारे कॉन्ट्रैक्ट चाहे वो क्रूड के हो, नेचुरल गैस के हो, सारे इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी ट्रेड होते हैं। तो एफपीआई वहाँ पर जहाँ पर ऑलरेडी प्राइस सेटर एक्सचेंज है, जहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी कौन सी वजह होगी वो एमसीएक्स पर आकर ट्रेड करेंगे? ऐसा आप क्या ऑफर करेंगे उनको? देखिए, हम तो एक प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि भारत कई कमोडिटीज में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर है या कंज्यूमर है। तो उसके कारण क्या होता है कि भारत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, और भारत का जो मार्केट है वहाँ पे भी पार्टिसिपेशन तो लोग करेंगे मेरे हिसाब से। सर ऑप्शंस में ट्रैक्शन आने की पूरी उम्मीद है, खास करके क्रूड का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिक्विड अब हो गया है, अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है। आपको लग रहा है कि अब समय आ गया है कि क्रूड एनजी के मिनी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आने चाहिए मार्केट में और उसके भी ऑप्शंस आने चाहिए? देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ेगा सभी नए प्रोडक्ट्स और पार्टिसिपेंट्स की अनुमति दे रहा है। आप देखेंगे तो इंडेक्स पे भी ऑप्शंस की अनुमति उसने फ्रेमवर्क दिया है, और उसके अलावा अब मिनी के लिए भी हम चेष्टा करेंगे कि मिनी मिले। आपकी बात सही है कि मिनी आने चाहिए और हम भी चेष्टा कर रहे हैं, और जैसे जैसे प्रोडक्ट्स आएंगे तो उसके ऊपर ऑप्शंस भी आने चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें, आपको एक आंकड़ा देता हूं कि पिछले साल हमारा ऑप्शंस का टर्नओवर रफली 1000 करोड़ का एडीटी था डेली का, और इस साल वो सॉरी 8000 करोड़ का एडीटी था ऑप्शंस में, और इस साल वही आंकड़ा 15000 से ऊपर है। तो ऑप्शंस में तो अच्छी बढ़त आ रही है, और हम आशा यही करेंगे कि और भी प्रोडक्ट मिले जिससे हम और इसको मार्केट को ग्रो कर सकें। करोड़ से बढ़कर एडीटी एवरेज डेली टर्नओवर 15,000 करोड़। सब अब मेरा अगला सवाल होगा, बहुत सारे दर्शक मुझे एसएमएस करते हैं, हमारे चैनल के नंबर पे अपने सवाल भेजते हैं कि मेटल से मिनी क्यों गायब हो गया? क्या मिनी और फिर माइक्रो की भी तैयारी है क्या आप लोगों की, ताकि एक पार्टिसिपेशन छोटे ट्रेडर्स की तरफ से भी बढ़ सके? जैसे मैंने कहा कि जिस भी प्रोडक्ट में मिनी फीजिबल है हम उसमें चेष्टा करेंगे कि मिनी आए, और हम रेगुलेटर से दरख्वास्त करेंगे कि मिनी आ सके। और इससे क्या होगा कि और भी पार्टिसिपेशन आएगा, स्पेशली जो एमएसएमईज हैं उनको बड़े कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है हेज करना तकलीफ लगता हो, तो छोटे कॉन्ट्रैक्ट में हेज कर पाएंगे, या छोटे निवेशक हैं वो भी इसमें भाग ले पाएंगे। अब हेजिंग की दृष्टि के नज़रिए से अगर हम देखें तो क्या कॉरपोरेट को लाने के लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? क्योंकि बड़े कॉरपोरेट होने के बाद भी मेटल में उस तरह की भागीदारी नहीं हो रही है, इस फ्रंट पे आप लोग क्या काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जैसे हम तो सारे कॉर्पोरेट्स को ही रीच आउट करते हैं, चाहे छोटे से छोटा एमएसएमई हो या बड़ा कॉर्पोरेट हो, और उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको बताते हैं कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज है। और आपको एक आंकड़ा देता हूं कि जब से ये बेस मेटल्स में डिलीवरी चालू हुआ है, हमने 2 लाख टन से ऊपर की डिलीवरी उतारी है। तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर्स का या हेजर का पार्टिसिपेशन नहीं है, 2 लाख टन से ऊपर का डिलीवरी उतरा है। तो आप समझ सकते हैं कितना बढ़िया पार्टिसिपेशन। चलिए सर, शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि और भी ज़्यादा हेजिंग की तरफ से पार्टिसिपेशन बढ़े, क्योंकि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं बनकर अगर हेजर्स के लिए प्लेटफॉर्म बने तो और ज़्यादा फायदा होगा, और कॉर्पोरेट की भागीदारी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ेगी, मार्केट का डेप्थ बढ़ेगा, और प्राइस सेटर, प्राइस डिस्कवरी के लिए भारत का प्लेटफॉर्म बेहतर होगा। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए अब ट्रेडिंग के लिहाज से वापस से लौटते हैं और देख लेते हैं वायदा बाजार में और क्या हाल है। कच्चे तेल से शुरुआत कर लेते हैं। तरुण जी, क्या लग रहा है? कच्चा तेल ओपेक प्लस पुराने करार पर कायम है। 6,48,000 का जो रोजाना बैरल का जो उनका जो करार था पिछली बैठक में, उस बैठक को ही इस बार भी वही बात उन लोगों ने दोहरा दी। हालांकि कच्चा तेल काफ़ी नीचे आ गया था, है 109 के आसपास आ गया, 16-17 से गिर के। यहाँ से और गिरावट आपको दिख रही है क्या? पोजिशनल ट्रेड आप देते हैं, इंट्राडे आमतौर पर आप नहीं देते, यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? या आई थिंक सप्लाई डिसरप्शन की वजह मार्केट अभी जो रिएक्ट
कर रहा है वो डिमांड इरोजन की तरफ कर रहा है ड्यू टू रिसेशनरी फियर। दैट इज द रीजन हमने 10 से 12 डॉलर का वीकनेस 1 वीक के अंदर आते हुए देखा है, और रिकवरी जो हमने कपल ऑफ डेज में देखी थी वो फिजल आउट हुई है। सो डाउनसाइड पॉसिबिलिटीज कैन नॉट बी डिनाइड। आई थिंक वी फील आने वाले टाइम में वंस अगेन $195 तक प्राइस आ सकते हैं, जहां पर की बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। एंड इफ वी टॉक ऑफ इंडियन मार्केट, वी बिलीव प्रॉब्ली 8,000 से 7,800 वंस अगेन प्राइस देखने को मिल सकते हैं, विच इज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। आपका व्यू क्या है क्रूड को लेकर, और ऑप्शन के अंदर कुछ लग रहा है जहां पर ट्रेड बन रहा हो, कोई ऐसा स्ट्राइक जहां पर आपको लग रहा है प्रीमियम लुक्रेटिव है और यहां पर ट्रेड करना चाहिए कॉल या पुट में? अमित जी। जी देखिए, मैं भी फिलहाल सेल के साथ चलना चाहूंगा। मेरा मानना है शॉर्ट टर्म बेसिस यानी 3 से 4 सेशन का अगर व्यू लें तो 7,900 तक प्राइस फिसल सकती हैं, यानी $100 के काफ़ी करीब WTI क्रूड जा सकता है। तो इसके चलते 8,000 का पुट ऑप्शन लेके चला जा सकता है करंट मार्केट पे। और अगर आप फ्यूचर्स के हिसाब से स्टॉप लॉस लें तो बेहतर रहेगा। 8650 के ऊपर फ्यूचर्स के हिसाब से स्टॉप होगा 7,900 के लक्ष्य के लिए। और प्योरली फ्यूचर्स का अगर ट्रेड लेना है तो इंट्राडे बेसिस 8450 के करीब बिकवाली कर सकते हैं 8,600 के स्टॉप लॉस के साथ, और 8,220 तक का टारगेट होगा। मुझे लगता है कि जो गैसोलीन में बिल्डअप हो रहा है एंड जो रिसेशनरी फियर्स हैं फिलहाल क्रूड में वो डिस्काउंट हो रहे हैं। इनफैक्ट क्रूड में और बेस मेटल्स में भी डिस्काउंट हो रहे हैं। तो ये जो एक टेंडेंसी है ये मार्केट की जारी रहेगी, और करीबन नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ते ये एक माहौल सेल ऑन रैलीज का बरकरार रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। यानी 240 रुपए का प्रीमियम अभी चल रहा है, जो 8,000 के स्ट्राइक का जो पुट है उसका, यहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इकबाली की सलाह फ्यूचर्स में भी अमित जी दे रहे हैं। चलिए मेटल की बात कर लेते हैं। तरुण जी, मेटल में कितनी गिरावट और दिख रही है आपको? हालांकि हमने इस हफ्ते बताया था, धर्मेश जी, किशोर सर, उन सब ने बताया था कि मेटल 675-680 तक आ सकता है, उसके बेहद करीब आ चुका है। जब 725-30 के आसपास था वहां से बिकवाली की सलाह दी जा रही थी। अब आपको यहां से पोजिशनली मेटल कैसा लग रहा है, खास करके कॉपर? हम कॉपर को 840 के आसपास से नेगेटिव स्टांस में प्ले कर रहे हैं। नाउ हम नॉन एग्री में भी एंटर कर रहे हैं विद कॉपर एंड स्टील। आज हमने कॉपर का रिपोर्ट भी लॉन्च किया है। वी बिलीव इन डोमेस्टिक मार्केट 660 तक प्राइस आ सकते हैं कॉपर के। PMI एक्टिविटी में स्टीप फॉल देखा है हमने। चाइना तो 1.5 साल से परफॉर्म ही नहीं कर रहा। यूएस की PMI एक्टिविटी में स्टीप फॉल आया है। साइमल्टेनियस देखिए, हाउसिंग सेक्टर में यूज मेनली होता है। यूएस एंड चाइना अकाउंट फॉर 70% ऑफ द कॉपर डिमांड। एंड बिल्डिंग परमिट्स देखें तो 9 महीने के लो पर है यूएस के अंदर। परमिट अगर कम मिलेंगे इट मींस नए घर कम बनेंगे, तो कहीं ना कहीं वो बता रहा है कंस्ट्रक्शन डिमांड आने वाले महीनों में कम रहने वाली है। इकोनॉमिक रिसेशनरी जो फियर है, आई थिंक वो ज्यादा प्ले कर रहा है बेस मेटल्स पर, बीइंग अ इंडस्ट्रियल कमोडिटीज। दैट इज आल्सो वन ऑफ द की रीजंस जिसकी वजह से हमने कॉपर में करेक्शन आते हुए देखा है। लास्ट डॉलर इंडेक्स के साथ अगर अप्रैल से टिल नाउ का अगर आप कोरिलेशन निकालेंगे तो वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन निकल कर आया है। एंड डॉलर में अगर फर्दर रैली होगी तो इट विल सर्टेनली have a negative impact on the prices of copper। 660 आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकता है। आठ पोजिशनल आपका टारगेट नोट कर लिया। यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या लगा ले? पोजिशनल ट्रेडर के लिए क्या स्टॉप लॉस, तरुण जी? नॉर्मली हम ट्रेड सजेस्ट नहीं करते हैं, व्यू सजेस्ट करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है इफ समवन इज लाइक लुकिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग, आई थिंक 715 के ऊपर अब आसानी से कॉपर नहीं जाएगा। एंड फॉर सम टाइम नाउ 660 से 715 का रेंज हमको लगता है जिसमें एक्टिविटी होगी विद डाउनसाइड बायस। 715 का एक रेंज इन्होंने बता दिया है, उस रेंज का ध्यान रखें। आपको क्या करना है, आप अपनी स्ट्रेटजी तैयार करें। अमित जी, आपकी तरफ से कोई टॉपिक एक बताइए मेटल में आज।
जी, मेरे ख्याल से नेचुरल गैस में अभी बिकवाली कर सकते हैं। जो मोमेंटम है और ट्रेंड है दोनों ही डाउन है। कल हमने ऑलमोस्ट 12 से 13% की एक फॉल देखी। आज एक उछाल मामूली सा देखने मिला है। ये उछाल हो सकता है 463 से 465 तक एक्सटेंड हो जाए, लेकिन वहाँ पर एक मीडियम टर्म सेल की अपॉर्चुनिटी होगी 478 के स्टॉप के साथ, और डीपर टारगेट 435 से लेकर 427 का होगा। अगेन ये इंट्राडे कॉल नहीं है, ये कम से कम 3 से 4 दिन का व्यू है, तो वो एक बार लेके चला जा सकता है, लेकिन 463 से 65 के करीब बिकवाली का एक मौका बनेगा। में क्या खरीदने या बेचने की सलाह दे रहे हैं अमित जी? जी, कहाँ पर? मेटल में? जी जी। जी, मेटल में भी मेरा मानना है बिकवाली का एक दौर दिखेगा। 691 तक शॉर्ट कवरिंग मिले शॉर्ट टर्म बेसिस तो बिकवाली का एक मौका होगा 698 के स्टॉप के साथ। लोअर टारगेट्स 678 और 674 होंगे, एंड पोजिशनली मैं भी समझता हूं कि एक बार 658 से 60 तक के व्यूज दिखाई दे रहे हैं। करते एग्री की, एग्री में ग्वार काफी गिर रहा है, जवाब छोटा रखिएगा, शॉर्ट वक्त बहुत कम है। तरुण जी। राजस्थान में मॉनसून काफी अच्छा है और ग्वार के लिए नेगेटिव है, फसल अच्छी होगी, तो आई थिंक फर्दर करेक्शन देखने को मिलेगा। गिरावट, कितनी गिरावट तरुण जी? 4800 का भाव देख सकते हैं। ओके, ग्वार सीड में 4800 का भाव दिख सकता है। शुक्रिया तरुण जी आपका, अमित जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरा आउटलुक कमोडिटी मार्केट का समझाया।